Hello guys, welcome back to our channel part 12 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 111 विधा और मिस्टर हैंडसम। कार में इस वक्त बहुत शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए रुद्रक्षी का फ़ोन बजता है। रुद्रक्षी अपने बग से फ़ोन निकाल कर देखती है तो उस पर विधा ना फ्लैश हो रहा था। रुद्रक्षी जल्दी से फ़ोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती हैं, मम्मा आप कहाँ हो? विधा मिसिंग यू। कार में इस वक्त बहुत शांति होने की वजह से त्रिशूल को भी विधा की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विधा के तोतले मुंह से शब्द सुनकर त्रिशूल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रुद्रक्षी विधा की बातें सुनकर कहती हैं, बच्चा मम्मा बस कुछ ही देर में वापस आ जाएगी और आते टाइम आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगी। नो मम्मा आप हमेशा विधा को बुद्धू बनाती हो। हमेशा कहती हैं, मम्मा अभी आ जाएगी और कितना टाइम लगाती हैं। मम्मा ने कहा था इंडिया में विधा को डैडा ला कर देंगी। आप झूठ कहती हो और विधा को अकेले छोड़कर जाती हो। विधा को अभी मम्मा चाहिए, अभी अभी अभी। विधा रुआंसी होकर कहती हैं। उसकी बातें सुनकर रुद्रक्षी के दिल में एक तीस सी उठती है। वो कहाँ से विधा को उसके डैडा को लाएगी? उसके डैडा तो। वो अपने रुंधे गले से विधा को समझाते हुए कहती हैं, बेबी मम्मा बस 10 मिनट में आ रही है, आप ऐसे मत रो प्लीज़, मम्मा आ रही है ना। रुद्रक्षी की आंखें भर गई थी। नो नो नो, विधा को मम्मा अभी चाहिए, कहकर गुस्से में फ़ोन काट देती है। विदु बेबी मम्मा की बात। रुद्रक्षी कुछ कहती पर तब तक विधा कॉल कर चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्रक्षी के दिल में दर्द सा हो रहा था। आज उसकी वजह से विधा को अपने मम्मा डैडा का प्यार नहीं मिल रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आंसू पोंछती है। अब तक त्रिशूल ने भी विधा की सारी बातें सुन ली थी। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो रुद्रक्षी की तरफ देखता है जो खिड़की से बाहर गुमसुम होकर देख रही थी। अभी 4-5 मिनट ही हुए थे कि एक बार फिर रुद्रक्षी का फ़ोन बजता है। रुद्रक्षी जल्दी से खुद को संभालते हुए फ़ोन उठाती है। वो कुछ कहती इससे पहले दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैडम विधा बेबी ने खुद को अपने रूम में बंद कर है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। रुद्रक्षी उसकी बात सुनकर घबरा जाती है। वो घबराहट में कहती हैं, क्या तुमने उसे अकेले क्यों छोड़ा? मैडम वो उन्होंने मुझे खाना लाने के लिए कहा था और मैं जैसे ही गई उन्होंने रूम अंदर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ वो मेड कहती हैं, मैं बस पहुंच रही हूं, कहकर कॉल कट कर देती है। रुद्रक्षी को अब घबराहट हो रही थी। उसे घबराते हुए देख त्रिशूल ड्राइवर को कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। फिर रुद्रक्षी की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी रुद्रक्षी, हम बस कुछ मिनट में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद त्रिशूल की कार रुद्रक्षी के घर के बाहर रुकती है। रुद्रक्षी जल्दी से कार से उतरती है और अंदर चली जाती है। त्रिशूल भी कार से उतरकर उसके पीछे अंदर चला जाता है। रुद्रक्षी सीधे विधा के रूम की तरफ जाती है। विधा ने रूम अंदर से लॉक किया था। रुद्रक्षी दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती हैं, विधा बच्चा देखो मम्मा आ गई है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ये देख रुद्रक्षी रोने लगती है। उसके पीछे से अभी आया त्रिशूल उसे ऐसे रोते देख कहता है, रुद्रक्षी तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जाओ जल्दी से रूम की स्पेयर की लेकर आओ, तब तक मैं कोशिश करता हूँ। रुद्रक्षी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर स्पेयर की लाने चली जाती है। उसके जाने के बाद त्रिशूल दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, हे लिटिल एंजल, दरवाज़ा खोला, देखो आपसे मिलने मिस्टर हैंडसम आए हैं। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। त्रिशूल फिर एक बार कोशिश करते हुए कहता है, मुझे लगा था मेरी लिटिल एंजल गुड़गल हैं, सबकी बात मानती है, किसी को परेशान नहीं करती, पर विधा तो अपनी मम्मा को रुला रही हैं, बेड गर्ल की तरफ जिद कर रही हैं। लगता है मैंने एंजल को गलत समझ लिया, पर अब क्या करें? मैं एंजल को गुड गर्ल समझकर बहुत सारे चॉकलेट्स लाए थे, पर वो तो अब बाहर ही नहीं आ रही और बेड गर्ल की तरफ जिद कर रही हैं।
ठीक है फिर मैं चलता हूँ, कहकर वो कुछ देर चुप रहता है। कुछ ही पल हुए थे कि अचानक दरवाजा खुलता है। विधा बाहर आती हैं। उसे बाहर आता देख त्रिशूल उसके पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ देखने लगता है। विधा अपने छोटे हाथों से अपने कान पकड़ती है और कहती हैं, शोली। विधा ने मम्मा को परेशान किया। पल विधा आगे से अच्छा नहीं कलेगी। अब विधा गुड गर्ल है ना। त्रिशूल उसके छोटे हाथों को कान से हटाता है और उसके हाथों में 2 चॉकलेट्स देकर कहता है, बिल्कुल नहीं। विधा ने अपनी गलती मान ली। ना तो विधा अब बेड गर्ल कैसे हुई। विधा अब गुड गर्ल हैं। चलो अब जल्दी से अपने मिस्टर हैंडसम को हग करो। विधा त्रिशूल की बात सुनकर जल्दी से त्रिशूल के गले लग जाती है। तब तक रुद्रक्षी भी वहां आ गई थी। त्रिशूल की नज़र जैसे ही रुद्रक्षी पर जाती है, वो विधा के कान में कहता है, एंजल आपने मम्मा को डरा दिया ना, तो जाओ मम्मा को सॉरी बोलो। विधा जल्दी से त्रिशूल की बात मानते हुए रुद्रक्षी के पास जाती है और अपने कान पकड़कर कहती हैं, विधा ने मम्मा को परेशान किया। विधा ने गंदे बेबी की तरह बात की ना। विधा मम्मा तो शोली कहती है। विधा की बातें सुनकर रुद्रक्षी जल्दी से उसे गले लगाकर कहती है, नो बेबी, मेरा बेबी बिल्कुल गंदा बच्चा नहीं है। मेरा बेबी तो सबसे अच्छा बच्चा है। मम्मा विधा से बिल्कुल नाराज नहीं है। पर विधा मम्मा को प्रॉमिस करेंगी, वो कभी ऐसे खुद को रूम में बंद नहीं करेंगी। प्रोमिस पोमिश। विधा अच्छा नहीं करेगी। विधा अपनी तोतली जुबान से कहती हैं, अच्छा ठीक है, चलो विधा को भूख लगी होगी ना। रुद्रक्षी कहती हैं। इस पर विधा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हाँ विधा को भूख लगी। विधा आंटी को खाना लगाने तो कहती है, कहकर वहां से किचन की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रक्षी त्रिशूल के पास जाकर कहती हैं, थैंक यू, तुमने विधा को समझाकर बाहर बुलाया। थैंक यू, लगता है तुम दोस्ती का फॉर्मूला भूल गई। त्रिशूल मुस्कुराते हुए कहता है, उप्स आई मीन इस बात पर एक कप कॉफी हो जाए। रुद्रक्षी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जरूर। त्रिशूल कहता है, चैप्टर 112 समर्थ की फटकर। दूसरी तरफ महल में आद्या की जब आंखें खुली तब वो अपने कमरे में थी। उसका सर अभी भी भारी था। वो अपने सर को पकड़ते हुए उठती है। उसके हाथ के जख्मों में भी दर्द था। ये हमारा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। अचानक उसे सुबह हुए एक्सीडेंट की याद आती है। उन आदमियों की बातें याद आती है। उस बारे में याद आते उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। समर्थ का ख्याल आते ही आद्या बेचैन हो जाती है। समर्थ, वो कहाँ है। वो एक्सीडेंट उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। समर्थ, आप कहाँ हैं। समर्थ कहते हुए उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट तैर जाता है। उसकी ये सोचने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, आज अगर उसकी जगह समर्थ उस कार में चला गया होता तो क्या होता। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आसपास देखती है तो वो इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी। जब काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद भी समर्थ नहीं आया तो वो जल्दी से अपने बेड से उठती है और बाहर जाने लगती है। पर कमज़ोरी की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए समर्थ को आवाज़ लगा रही थी। समर्थ कहाँ है आप, हमारे सामने आइए, हमें आपको देखना है। समर्थ उसे विक्रम जी के घर से सीधे महल लेकर आया था। आज महल में इस वक्त कोई नहीं था। आनंद जी, वीर जी, शांति जी और जाया जी आज दोपहर को ही जयपुर चले गए थे। बाकी सब आज रात को निकलने वाले थे, पर कुछ काम से सब अभी बाहर गए थे। इस वक्त महल में कोई नहीं था। आद्या की समर्थ को पुकारती आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अचानक उसका सर तेजी से घुमा और जैसे ही वो गिरने को हुई 2 मजबूत हाथ उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या सर उठाकर देखती है तो वहां समर्थ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ ने आद्या को वैसे ही थामे हुए गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ चलने लगा।
दरअसल समर्थ शाम से आद्या के पास था। कुछ देर पहले उसे अपने असिस्टेंट का फ़ोन आया था, जिसे उठाने के लिए वो स्टडी रूम में गया था। पर जैसे ही उसने आद्या की आवाज़ सुनी वो तुरंत उस तरफ आया था। वहीं आद्या जो कब से समर्थ को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। उसे अब समर्थ को सही सलामत देख राहत मिली थी। वो उसकी तरफ देखती है और अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे जो समर्थ की शर्ट को भिगो रहे थे। समर्थ जो काफी देर से चुप था, उसे जैसे ही उसके रोने का एहसास होता है, उसके चलते कदम रुक जाते हैं। वो एक नज़र आद्या को देखता है, जो अभी भी उसके सीने में सर छुपाए हुए थी, फिर वापस से कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में वो दोनों कमरे के अंदर थे। समर्थ ने धीरे से उसे बेड पर बैठाया और जैसे ही दूर होने को हुआ उसके कानों में आद्या की रुआंसी आवाज़ आती है। आप कहाँ चले गए थे? हम डर गए थे। आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमारे पास रहिए। समर्थ को अब गुस्सा आने लगा था। सुबह से आद्या 2 बार होश में आई थी और जब से होश में आई बस रोए जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो गुस्से से कहता है, चुप हो जाए आद्या, एकदम चुप। अब अगर हमने आपकी आंखों में एक भी आंसू देखा तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। कब से देख रहे हैं, आप बस रोए जा रही है। ज़रा देखिए खुद को, आपने खुद का क्या हाल कर लिया है। देखिए ज़रा। उसकी बात सुनकर आद्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो अभी कहीं चला जाएगा। समर्थ जब उसे ऐसा करते देखता है तो खुद को शांत करता है और उसके पास बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को अपने हाथों लेकर कहता है, आद्या, आप क्यों इतना डर रही है? देखिए हम यही है, आपके पास। हम कहीं नहीं जाएंगे और हम क्यों आपको छोड़कर जाएंगे। पहले आप रोना बंद कीजिए और हमारी तरफ देखिए। आद्या धीरे से अपनी पलकें उठाकर समर्थ की तरफ देखती है, जो उसी की तरफ देख रहा था। वो जल्दी से उसके सीने में सर छुपाते हुए कहती हैं, वो एक्सीडेंट, वो आपको नुकसान। समर्थ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आज अगर आपको कुछ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बातें सुनकर समर्थ उसे शांत कराते हुए कहता है, हम यही है आपके पास, पहले आप शांत हो जाए। ये कहते हुए वो उसका सर सहला रहा था। काफ़ी देर बाद जब आद्या शांत हुई तो समर्थ धीरे से उसे अपने आप से अलग करता है और साइड टेबल पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है। आद्या हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वो फर्स्ट एड बॉक्स में से क्रीम निकाल कर कहता है, ऐसे क्यों देख रही है? ये आपके लिए ही है। आप अपने रोने के चक्कर में अपने जख्मों को भूल गई। देखिए ज़रा खुद को, एक दिन में क्या हाल कर दिया है। किसने कहा था कार चलाने को, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अगर आपको आज कुछ भी हो जाता तो हम भी नहीं जी पाते आद्या। खुद के लिए ना सही, हमारे लिए ही खुद का ख्याल रखिए। कहते हुए वो उसके जख्मों पर क्रीम लगा रहा था। उसकी बातें सुनकर आद्या धीरे से कहती है, वो हम आपका पार्सल लेने गए थे और फिर अचानक कार के ब्रेक काम करना बंद हो गए। समर्थ, वो एक्सीडेंट नहीं था। कोई हमें मारना चाहता है, यही ना? पर जितनी सच्चाई इस बात में है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि वो एक्सीडेंट आपको मारने के लिए भी किया गया था। समर्थ शांति से कहता है, हमें? पर कोई हमें क्यों मारना चाहेगा? उसकी बातों से हैरान हुई आद्या कहती हैं, अब राजस्थान की हुकुमशाह से शादी करने जा रही है। पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल आपके वजह से टूटे होंगे, उन्हीं में से होगी कोई। अब क्या करें, हम हैं ही इतने हैंडसम कि हर लड़की हमसे शादी करना चाहेंगी। समर्थ ये कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है। उसकी बातें सुनकर आद्या गुस्से से कहती हैं, समर्थ, यहाँ हम सीरियस बात कर रहे हैं और आप मजाक कर रहे हैं। तो आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई है? हमारे हजारों दुश्मन हैं, उन्हीं में से किसी ने ये सब किया होगा, इसलिए हम आपके साथ हमेशा हमारे आदमी पीछे भेजते हैं। और आप, आद्या, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है हमारी क्या हालत हो गई थी एक्सीडेंट की बात सुनकर? वो तो अच्छा हुआ ठाकुर अंकल वहां से जा रहे थे और उन्होंने आपको देख लिया। समर्थ कहता है, चैप्टर 113 आरंभ का पागलपन।
ठाकुर अंकल, उन्होंने हमारी जान बचाई। समर्थ की बात सुनकर आद्या हैरानी से कहती हैं। हाँ, उन्होंने ही आपको वहाँ पहले देखा था। फिर वो आपको उनके घर ले गए, फिर हमें फ़ोन कर सब बताया। समर्थ विक्रम जी की बताई कहानी आद्या को बता रहा था। वो आद्या को उनके करीब करना चाहता था। उसकी बात सुनकर आद्या उसकी तरफ देखकर कहती हैं, हमें अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात बताइए समर्थ, उनकी फैमिली में कोई नहीं है क्या? हमने कभी आपके मुंह से उनकी फैमिली के बारे में नहीं सुना। उन्हें एक बेटी थी। जब वो 1 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में कहीं खो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर नहीं मिली। उसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी वाइफ कोमा में चली गई। पिछले 24 साल से वो कोमा में हैं। वो अपनी वाइफ और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। खैर अभी आप यही रुकिए, हम अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। कहकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, आद्या उसे रोकते हुए कहती हैं, समर्थ सब कहाँ है? हमने किसी को बाहर नहीं देखा। बाबा सा, माँ सा, बुआ सा और दादा सा दोपहर को जयपुर चले गए, और बाकी सब आज नाइट आउट के लिए बाहर है। कल वहीं से जयपुर आएंगे। आज ही आने वाले थे, पर हमने उन्हें मना किया। हमें भी कल सुबह जयपुर के लिए निकलना है। क्या अब हम जाएं? समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है। आद्या उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, पर समर्थ की आंखें देख चुप हो जाती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। वो जानती थी समर्थ अभी भी उससे नाराज था और उसे होना भी चाहिए था। समर्थ एक नज़र उसे देखता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आद्या विक्रम जी के बारे में सोचने लगती है। जब भी वो उनसे मिलती थी एक अलग सा अपनापन उसे महसूस होता था, जिसकी वजह वो समझ नहीं पाती थी। विक्रम जी के परिवार के बारे में सुनकर उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे ये हादसा उसके किसी अपने के साथ हुआ हो। दूसरी तरफ त्रिशूल और रुद्रक्षी अभी बात ही कर रहे थे। तभी विधा दौड़ते उनकी तरफ आती है। मम्मा चलो, विधा तो भूख लगी है। ऑल मिस्टर हैंडसम आप भी तले। विधा ने आंटी ने आपके लिए भी खाना लगाने को कहा है। तलो ना, विधा रुद्रक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं। इससे पहले कोई कुछ कहता, त्रिशूल का फ़ोन बजने लगा। त्रिशूल एक नज़र फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है, फिर रुद्रक्षी और विधा की तरफ देखकर कहता है, एंजल मैंने खाना खा लिया है। तुम जाओ और अपनी मम्मा के साथ खाना खाओ। आपके मिस्टर हैंडसम को एक कॉल अटेंड करना है। कहकर वो रुद्रक्षी की तरफ देखता है और आगे कहता है, तुम विधा को खाना खिलाओ, तब तक मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। कुछ देर बाद, दैट्स ओके, आई कॉल यू लेटर। इतना कहकर त्रिशूल फ़ोन रख पीछे मुड़ता है, तो पीछे रुद्रक्षी खड़ी थी। क्या उसने खाना खा लिया? त्रिशूल रुद्रक्षी की तरह बढ़ते हुए कहता है, हाँ, अभी अभी उसे खाना खिलाकर सोने भेजा है। अंदर चलकर बात करें। रुद्रक्षी चलते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशूल हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हम चलो। कुछ देर बाद, दैट्स ओके, आई कॉल यू लेटर। इतना कहकर त्रिशूल फ़ोन रख पीछे मुड़ता है, तो पीछे रुद्रक्षी खड़ी थी। क्या उसने खाना खा लिया? त्रिशूल रुद्रक्षी की तरह बढ़ते हुए कहता है, हाँ, अभी अभी उसे खाना खिलाकर सोने भेजा है। अंदर चलकर बात करें। रुद्रक्षी चलते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशूल हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हम चलो। दूसरी तरफ आरंभ अपने कमरे के बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास था, और नजरें दीवार पर लगी आद्या की बड़ी सी तस्वीर पर। वो अपने ग्लास से एक घुट भरते हुए कहता है, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरा दिल जीतने में कामयाब हुई हो। तुम्हारी वो नीली आंखें और तुम्हारा वो गुस्सा, ऑफ आद्या यू मेक मी मैड। तुम बस एक बार मेरी हो जाओ, फिर तुम्हारे कदमों में हर चीज़ रख दूंगा। अचानक उसे समर्थ और आद्या की नज़दीकी याद आती है। ये याद आते ही वो गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा ग्लास नीचे फेंक देता है, और गुस्से से कहता है, पर तुम्हें पहले सजा मिलेगी। तुम मेरी हो, तो तुम उसके पास कैसे जा सकती है? और उसने तुम्हें कितना दुख दिया, फिर भी उस समर्थ के लिए मुझसे उलझी।
वो वहां से उठाता है और आद्या की फोटो के पास जाकर उस फोटो को सहलाते हुए आगे कहता है, तुम मेरी हो आद्या, सिर्फ मेरी, तो तुम उस समर्थ से शादी कैसे कर सकती हो? इसलिए अब उस समर्थ को मरना होगा, तभी तुम मेरे पास आओगी। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। वो इस वक्त किसी सायको की तरह लग रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ये उसका असिस्टेंट था, जो इस वक्त उसका ये रूप देख डर से कांप रहा था। असिस्टेंट वहीं से डरते हुए कहता है, बॉस वो समर्थ सिंह की शादी का कार्ड। अरम जैसे ही असिस्टेंट की बात सुनता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है। असिस्टेंट डरते हुए आगे कहता है, बॉस समर्थ सिंह का पूरा परिवार जयपुर गया है उनकी शादी के लिए, और कल सुबह समर्थ सिंह और आद्या माम भी जयपुर जाने वाली है। असिस्टेंट की बात पूरी भी हुई थी कि एक बार फिर अरम जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी असिस्टेंट को किसी राक्षस की तरह लग रही थी। चैप्टर 114 सनक। अरम की हंसी असिस्टेंट को कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। असिस्टेंट फिर खुद से ही मन कहता है, सर क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? अचानक अरम की हंसी गायब हो जाती है, और वो अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, उन आदमियों को उनकी जगह पहुंचा दिया। सर मेरा मतलब हाँ पर एक आदमी भाग। असिस्टेंट अपनी बात पूरी करते हुए रुक जाता है। उसकी बात सुनकर अरम उसकी तरफ गुस्से से देखता है। असिस्टेंट जैसे ही अरम की आंखें देखता है, वो 2 कदम पीछे लेते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, सॉरी सर, ढूंढो उसे। अगर वो कहते हुए आद्या के फोटो पर किसी सरफिरे की तरह हाथ फेरते हुए आदमी आद्या के पास पहुंच गया तो उसे सब पता चल जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द पकड़ो और मेरे जयपुर जाने का इंतजाम कराओ, और मुझे कल आद्या मिलना है। अरम आद्या के फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये सर काम हो जाएगा, कहकर असिस्टेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। आज उसे अरम से बहुत डर लग रहा था। उसे अच्छे से पता था। अरम एक ऐसा इंसान था जिसके लिए कोई चीज़ अगर ना मिले तो वो उसी चीज़ को पाने की जिद पकड़ लेता था, और अगर वो चीज़ उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देता था। पर यहाँ जिद किसी चीज़ के लिए नहीं थी। यहाँ जिद एक जीते जागते इंसान के लिए थी। वो इंसान जिसे वो मुश्किल से 2 या 3 बार मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके बॉस को एक ऐसी लड़की ही क्यों पसंद आई जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और था। पर उसे अच्छे से पता था, अरम के लिए आद्या उसकी जिद बन गई थी, और उसकी ये जिद कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, ये वो समझ रहा था। असिस्टेंट को अरम के पागलपन और गुस्सा अच्छे से पता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं कमरे अरम आद्या की फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, आद्या, मेरी आद्या, अरम की आद्या, तुम्हारी शादी होगी उसी दिन उसी समय पर समर्थ से, नहीं अरम से। और वो समर्थ, वो तो, कहकर फिर हंसने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्षी के घर पर रुद्रक्षी और त्रिशूल इस वक्त रुद्रक्षी के घर के गार्डन में टेबल डालकर खुले आसमान के नीचे आमने सामने बैठे थे। दोनों ने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ रखा था। त्रिशूल रुद्रक्षी की तरफ देखता, जो अभी भी किसी सोच में गुम थी। फिर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अब लड़ने में काफ़ी कुछ बदल गया होगा ना? वैसे तो तुम अचानक इंडिया में कैसे, और तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली भी राजस्थान में रहती हैं, तो तुम उनसे मिलने नहीं गईं? उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी कुछ पल उसकी तरफ देखती है और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती हैं, वो मुझे अब अपनी बेटी नहीं मानते। उसकी बात सुनकर त्रिशूल चौंकते हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पल रुककर रुद्रक्षी आगे कहती हैं, अगर मुझे वापस उनके पास जाना है तो मुझे विधा को खुद से दूर करना होगा। उनके लिए अपने खानदान की इज्जत ज़्यादा जरूरी है। फिर चाहे उस इज्जत के लिए उन्हें अपने बेटी से रिश्ता ही क्यों ना तोड़ना पड़े। त्रिशूल, इस समाज में बिना शादी किए माँ होना गुनाह होता है। अगर एक औरत बिना शादी के किसी बच्चे की माँ होती है, तो वो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। समाज तुरंत उसके हाथ में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा देता है।
और मेरा नसीब देखो, उस समाज में मेरी फैमिली भी आती है जिसने सबसे पहले मेरे हाथों में मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया था। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो उन्हें बहने से रोकते हुए वो आगे कहती हैं, लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो तब पड़ता है जब ये लोग, ये समाज मेरी विधा को नाजायज़ कहते हैं, बिना सच जाने। त्रिशूल हैरान था, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। कोई इंसान कैसे अपनी ही बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है, वो भी तब जब उसे उनके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रुद्रक्षी, इस समाज को कोई हक नहीं है तुम्हें जज करने का, और ना ही तुम्हें ज़रूरत है इन जैसे लोगों की बातों पर आंसू बहने का। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, जिसने विधा को एक अच्छा इंसान बनाना सिखाया है। हाँ, वो थोड़ी ज़िद्दी है, पर वक्त के साथ वो और समझदार हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी उसकी तरफ देखने लगती है। कुछ पल रुककर त्रिशूल आगे कहता है, रुद्रक्षी, तुम्हारी और विराट की शादी हो चुकी थी ना, तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रही थी? ये सवाल उसे काफ़ी देर से परेशान कर रहा था। आखिर में वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाता और पूछ लेता है। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, फिर हैरानगी से कहती हैं, मेरी और विराट की शादी? तुम्हें किसने कहा मेरी और विराट की शादी हुई थी? मतलब? त्रिशूल के शब्द उसके गले में तब अटक जाते हैं जब उसे रुद्रक्षी का पूरा नाम याद आता है। रुद्रक्षी राजपूत। हाँ, रुद्रक्षी ने अभी तक अपना सरनेम नहीं बदला था, मतलब उसकी और विराट की शादी नहीं हुई थी। तो फिर उसे वो फोटोज, मतलब किसी ने उसे रुद्रक्षी की झूठी खबर दी थी। पर कौन चाहता था वो और रुद्रक्षी दूर रहें? त्रिशूल अपने ख्यालों में खोया था। तभी रुद्रक्षी की आवाज़ आती है, त्रिशूल कहाँ खो गए? मैं कब से पूछ रही हूँ। तुमसे किसने कहा मेरी और विराट की शादी हुई थी? हाँ, वो मुझे लगा तुम्हारी शादी हो गई थी। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम जयपुर कब जा रही हो? आद्या का परसों संगीत है और वो आज जाने वाली थी। त्रिशूल बात बदलते हुए कहता है, मैं और विधा तो कल जा रहे हैं। अगर कल मैं जयपुर नहीं पहुंची तो वो नाराज़ हो जाएगी, और उससे भी ज़्यादा नाराज़ विधा होगी। बहुत मुश्किल से आज उसे समझाया था। और आद्या, वो बचपन से उसकी आदत है, जब भी मैं स्कूल लेट जाती थी तो रिसेस तक अपने गाल फुलाकर बैठती थी। वैसे तुम कब जा रहे हो? रुद्रक्षी त्रिशूल से पूछती है। चैप्टर 115 नया सफ़र। दूसरी तरफ महल में समर्थ ने अभी अभी आद्या को दवाइयाँ खिलाई और जैसे ही वापस जाने को हुआ, आद्या उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती हैं, क्या आप हमसे अभी भी गुस्सा है? उसका सवाल सुनकर समर्थ उसके पास बैठता है और उसकी तरफ गहरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पता था आज क्या हो सकता था। हम आज एक बार फिर आपको खो दे। क्या आप नहीं जानती है? उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर, यहाँ जो दिल है ना, आप उसकी धड़कन है। आपको कुछ हो गया तो हम भी नहीं जी पाएंगे। आपकी हर एक सांस पर हमारा हक है, क्योंकि उन सांसों से हमारी सांसें जुड़ी है। जितना डर आपको खोने से लगता है, उतना डर आज तक किसी चीज़ से नहीं लगा। आप हमारी जान है, और आज आपने खुद की जान को खतरे में डाल हमारी जान को भी खतरे में डाला था। समर्थ का हर एक शब्द आद्या को उसकी प्यार की गहराई का एहसास दिला रहा था। उसने तो आज बस समर्थ को नुकसान पहुंचाने की बात सुनी थी, तो वो इतना डर गई थी। पर समर्थ, वो न जाने कितनी बार उसे खोते खोते बचा था। हमें माफ़ कर दीजिए समर्थ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं। हम बस उस पार्सल को लेकर वापस आने वाले थे, पर अचानक कार के ब्रेक काम करना बंद हो गए। हम अपनी गलती मानते हैं, अगर हम आपको या किसी और को साथ ले जाते तो शायद इतना सब नहीं होता। हम आपसे वादा करते हैं आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब तो माफ़ कर दीजिए। आद्या अपना सर झुकाए हुए कहती हैं, ठीक है, पर एक शर्त पर, आगे से आप कहीं भी जाएंगी तो हमें बताकर जाएगी। मंजूर है। समर्थ उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मंजूर है। अब तो आप
इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, समर्थ उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर उससे दूर हो कहता है, हम आपसे नाराज नहीं है, हम बस आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। आपने हमें आज पूरे दिन इतना परेशान किया तो हमें भी तो थोड़ा आपको परेशान करना बनता है ना। अच्छा अभी आप आराम कीजिए, हमें सुबह जल्दी निकलना है, हमरा कुछ काम बाकी है, हम वो ख़त्म कर आधे घंटे में वापस आते हैं, कहकर उसका माथा चुमनता है और उसे लेटा देता है। वो लाइट्स ऑफ कर कमरे से सीधे स्टडी रूम में जाता है, जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था। समर्थ राहुल को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, कुछ पता चला उन आदमियों के बारे में? सर वो आदमी भाग गए, पर हमें वहां एक आदमी का पर्स मिला था, जिसमें उस आदमी का नाम राजन था, साथ उसकी फ़ोटो भी है। हमारे आदमी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? राहुल हमें कोशिश नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जो आद्या को मारना चाहता है। और सिसोदिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ पता चला? सुरेंद्र सिसोदिया के बारे में? समर्थ कहता है, हाँ सर, फिलहाल सिसोदिया इंडस्ट्रीज़ की मौजूदा हालत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है। कंपनी को सालाना 20% भी प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहते हैं। राहुल जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, एक काम करो, कहकर उसे कुछ समझाता है। कुछ देर बाद राहुल वहां से चला जाता है। समर्थ जब आद्या के कमरे में वापस आता है, तब तक आद्या गहरी नींद में सो चुकी थी। समर्थ उसके पास बैठकर उसकी तरफ देखकर आज दिन भर जो हुआ उसे बारे में सोचने लगता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। पार्सल? कौन सा पार्सल? समर्थ मन ही मन कहता है। फिर अपने फ़ोन में कुछ कर वो भी लेट जाता है। उसके लेटते ही आद्या नींद में ही उसके पास सरक कर आती है और उसके सीने पर सर रख अपना चेहरा रब करती है। ये देख समर्थ हल्का सा मुस्कुराता है और उसका माथा चूमकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। कुछ देर में उसे भी नींद आ जाती है। अगले दिन आज एक सफ़र शुरू होने वाला था, जो बहुत सी जिंदगियां बदलने वाला था। अब ये सफ़र कितनों की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, ये बात समय ही बताने वाला था। सुबह का वक्त, रुद्रक्षी का घर। मम्मा, मैं ये वाला भी लूंगी, मैं वो वाला भी लूंगी। ओ मम्मा जल्दी करो, मिस्टर हैंडसम हमारा लेट कर रहे होंगे। विधा अपनी बैग पैक करते हुए कहती हैं। वो IDHA अपनी बैग पैक करते हुए कहती हैं। वो अपने छोटे से बैग में अपने सारे खिलौने ने पैक कर रही थी और साइड में रुद्रक्षी अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। वहीं विधा रुद्रक्षी को छोटे बच्चे की तरफ डांट रही थी, जैसे रुद्रक्षी उसकी माँ ना होकर उसकी बेटी हो और वो उसकी माँ हो। मम्मा, आप अभी भी खली हो, जल्दी करो, मिस्टर हैंडसम आते ही होंगे। मुझे आपकी वजह से लेट नहीं होना। अगर आप तैयार नहीं हुई तो विधा अकेली अधूमाछी की शादी में जाएगी आपको छोड़कर। विधा अपना एक खिलौना बैग में भरने की कोशिश करते हुए कहती हैं, क्योंकि अब उसकी पूरी बैग भर चुकी थी और बैग में रखने के लिए जगह खाली हो चुकी थी। अच्छा तो तुम मुझे अकेले छोड़कर चली जाओगी? रुद्रक्षी उसे घूरते हुए कहती हैं। हाँ, बिकॉज विधा अधूमाछी को बहुत मिचकल नहीं है, और आप देखो खुद को, अभी तक आप तैयार नहीं हुई। अगर मिस्टर हैंडसम आ गए तो लेट हो जाएगा। वो कल बोले थे मॉर्निंग में 8 o'clock को आएंगे और अभी दे तो हमें टाइम हो रहा है। विधा इस बार रुद्रक्षी की तरह पलटकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कहती हैं। दरअसल त्रिशूल भी आज ही जयपुर जाने वाला था, इसलिए रुद्रक्षी और उसने साथ जाने का डिसाइड किया था और घर वापस जाने से पहले त्रिशूल ने ये बात जब विधा को बताई थी, इसलिए विधा अब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। रुद्रक्षी को तो ऐसा लग रहा था जैसे विधा नहीं वो 4 साल की बच्ची हो। वो अब आगे बढ़कर विधा को अपने गोद में उठाती है और उसके गाल पर किस करते हुए कहती हैं, विधा भूलो मत, तुम्हारी अधूमासी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारे मिस्टर हैंडसम भी मेरे फ्रेंड है। उसकी बात सुनकर विधा भी उसके गाल पर किस कर कहती, मम्मा आप भूल रही हो। अधूमाछी ने विधा की क्यूटनेस की वजह से गुस्सा नहीं किया था और हाँ, मिस्टर हैंडसम सिर्फ मेले है। चैप्टर 116 एक बार फिर उर्वशी।
विधा अपनी बात कहकर जल्दी से उसकी गोद से उतरती है। तभी दरवाजे की बेल बजती। बेल की आवाज़ सुनते ही विधा बाहर की तरफ भागती है। बच्चा धीरे, तुम गिर जाओगी, रुद्रक्षी उसके पीछे भागते हुए कहती हैं। रुद्रक्षी और विधा जब बाहर पहुंचे तब तक मेड ने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे पर त्रिशूल खड़ा था। आज त्रिशूल ने ब्लैक जींस के साथ लॉन्ग स्लीव्स की क्रीम कलर की कॉजल टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही विधा दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके पैरों से लिपटे हुए कहती हैं, मिस्टर हैंडसम, आप आ गए। त्रिशूल की नज़र जो कि रुद्रक्षी पर थी, वो जैसे ही विधा की आवाज़ सुनता है उसकी तरफ बड़ी सी मुस्कान के साथ देखता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है, मेरी एंजल की पैकिंग हो गई क्या? हाँ मिस्टर हैंडसम, विधा ने अपनी साली पैकिंग कर ली। विधा ने उसका पांडा, उसका टैडी और उसकी डॉल भी रख लिया। बस विधा के बर्थडे के लिए जगह ही नहीं। विधा अपने होंठ लटकते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशूल हल्का सा मुस्कुराता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर हैंडसम, विधा के बर्थडे के लिए न्यू बग ले लेंगे। ओके। उसकी बात सुनकर विधा झट से कहती हैं, नो, विधा बर्थडे को अपने हाथ में लेंगी। अच्छा ठीक है, त्रिशूल हार मानते हुए कहता है। तभी चुप खड़ी रुद्रक्षी, जो कि इतनी देर से त्रिशूल को देख अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी, वो उन दोनों की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और विधा से कहती हैं, विधा अपने मिस्टर हैंडसम से दरवाजे पर खड़े रहकर ही बात करोगी। और त्रिशूल, तुम यहाँ सिर्फ तुम्हारी एंजल ही नहीं, तुम्हारी एक दोस्त भी रहती है। कहकर रुद्रक्षी दोनों को घूरने लगती है। उसकी बात सुनकर विधा अपना मासूम सा फेस बनाते हुए कहती हैं, ओपो मम्मा, आप एक क्यूट से बेबी से जेलस हो रही हो, वो भी उसी बात के लिए। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी का चेहरा देखने लायक हो गया था। वहीं त्रिशूल ने जब उसकी ऐसी बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए रुद्रक्षी की तरह देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्रक्षी को जैसे ही त्रिशूल की नज़रें खुद पर महसूस होती है, वो खुद को शांत करते हुए कहती हैं, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। और तुम क्या सारी बातें वहीं करोगे या अंदर आओगे? कहकर जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ आद्या और समर्थ इस वक्त कार में थे। आद्या को अभी भी हल्की नींद आ रही थी, इसलिए वो समर्थ के कंधे पर सर रख कर बैठी थी। वहीं समर्थ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो दोनों आज सुबह जल्दी ही जयपुर के लिए निकले थे। समर्थ, आद्या धीरे से कहती हैं। समर्थ अभी भी अपने काम में खोया था, इसलिए वो बस हम करते हुए जवाब देता है। आद्या आगे कहती हैं, हमारा मतलब कल जो एक्सीडेंट हुआ था, कहीं वो। समर्थ की लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक जाती है। वो आद्या की बात ध्यान से सुनने लगता है। आद्या आगे कहता है, कहीं वो एक्सीडेंट उर्वशी ने तो नहीं करवाया, वो वापस तो नहीं आ गई। उसकी बात सुनकर समर्थ अपना लैपटॉप साइड में रखता है और आद्या की कमर को थाम उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। वो हम सब की जिंदगी से जा चुकी हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पर इससे पहले आद्या आगे कुछ और कहती। समर्थ कहता है, हम पर भरोसा है ना? समर्थ की बात सुनकर आद्या उसके गले लग कहती हैं, हाँ आप पर भरोसा है, पर हमारी किस्मत पर नहीं। अगर एक बार फिर समर्थ उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम ना आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपसे दूर जाएंगे। इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ना कोई उर्वशी और ना हमारी किस्मत। कहकर उसका माथा चूमता है। आद्या को उसकी बातें सुनकर सुकून, एक तसल्ली मिल गई थी। ... क्योंकि शायद इस बार वो समर्थ से अलग हो गई तो वो शायद जी भी नहीं पाएंगी। ... समर्थ ने अपने प्यार से आद्या के हर एक जख्म पर को भर दिया था, जो जख्म अनजाने में ही सही पर उसने दिए थे। उसने आद्या के लिए खुद को बदल दिया था और शायद उसकी कोशिश यही थी कि आद्या अपनी पिछले जन्म की कड़वी यादों को भूल पाई थी। समर्थ ने अपने प्यार से उसका विश्वास फिर जीत लिया था।
पर क्या सच में दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास ऐसे ही रहने वाला था या आने वाली मुसीबतों के आगे झुकने वाला था? ये वक्त ही बताने वाला था। आद्या काफी देर तक ऐसे ही समर्थ के सीने में मुंह छुपाए बैठी रही और समर्थ उसके वालों को अपने हाथों से सहला रहा था। ... कुछ देर बाद समर्थ को महसूस हुआ आद्या सो चुकी थी। ये देख समर्थ ड्राइवर से कार रोकने को कहता है, फिर अपने सीट के नीचे वाला बटन प्रेस कर देता है, जिससे अब वो सीट एक मिनी सोफे की तरह हो गई थी। साथ ही कार के फ्रंट सीट और बैंक सीट के बीच एक पार्टीशन आ चुका था। समर्थ आद्या को सीट पर लेटा देता और कार की एसबढ़ी का टेम्परेचर सेट कर उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। वो सोती हुई आद्या को देखते हुए मन ही मन कहता है, जानते हैं हम नहीं भूल पाएगी इतनी जल्दी वो सब, पर इस बार और इस जन्म में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपका डर समझ सकते हैं हम, इसलिए तो हम आपको इस सब से दूर रखेंगे। और रही बात हमारी शादी की, तो वो तो होकर रहेगी। दूसरी तरफ आरंभ भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है, बॉस, वो सब तैयारी हो गई। आरंभ खाते हुए कहता है, यस बॉस, सारी तैयारियां हो गई है, पर अभी अभी सर और युक्ति मैम का फ़ोन आया था। वो इंडिया आना चाहते हैं। असिस्टेंट घबराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर आरंभ कुछ पल के लिए शांत पड़ जाता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे उनसे बात करनी होगी। एक काम करो, कहकर वो उसे कुछ बताता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, असिस्टेंट वहां से चला जाता है। चैप्टर 117 पुष्टिनी मंदिर। दूसरी तरफ त्रिशूल के कार में कुछ अलग ही चल रहा था। पीछे के सीट पर बैठी विधा अपने बड्डी के साथ खेल रही थी। अचानक वो खेलते हुए रुक जाती है और आगे ड्राइव कर रहे त्रिशूल की तरफ देखकर कहती हैं, मिस्टर हैंडसम, आप गाना लगाओ ना, मुझे और मेरे बड्डी को डांस करना है। नो बेबी, तुम अपनी सीट से नहीं उठागो, कार अभी चल रही है, तुम गिर जाओगी। रुद्राक्षी उसकी बात सुनकर कहती हैं, ओके, पल आप गाना लगाओ। मैं नहीं, पल बड्डी तो डांस कर सकता है ना, तो आप गाना लगाओ। विधा कहती हैं, ओके, ये लो लगा दिया। कहकर त्रिशूल कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है, पर खाना चलते ही उसकी और रुद्राक्षी की नज़रें टकरा जाती है। गाना था, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए? बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए? चलते चलते कैसे ये फासले हो गए? हो। त्रिशूल की आंखें रुद्राक्षी पर थी और रुद्राक्षी की त्रिशूल पर। क्या पता कहाँ हम चले? दुनिया जो पूछे तो क्या हम कहें? कोई ये हमको समझा दे। ठेस लगी तो पल में टूट गए। शीशे के थे क्या सब वादे? जाता है कोई क्यों सपनों को ठुकरा के? पाएगा ये दिल क्या किसी को बता के? चलते चलते राख हम बिन जले हो गए। हो। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए थे, तभी विधा की आवाज आती है, जो कब से उन दोनों को बुला रही थी। रुद्राक्षी जल्दी से होश में आती है और खुद को संभालते हुए कहती हैं, बेबी क्या हुआ? ओ मम्मा, आपने कितना ओल्ड सॉन्ग लगाया है, दूसरा वाला लगाओ। विधा अपने सर पर हाथ रख कहती हैं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी जल्दी से सॉन्ग चेंज करती है। दोपहर हो चुकी थी। आद्या अपनी आंखें खोलती है, तो समर्थ उसे ही देख रहा था। आद्या अपने आसपास देखते हुए कहती हैं, हम कहाँ हैं? तभी उसे से एहसास होता वो अभी भी कार में ही है। आद्या जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती हैं, और कितनी देर लगेगी? समर्थ उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, हम अभी मंदिर जा रहे हैं। मासा का फोन आया था, हमें शादी के पहले शिव जी की मंदिर में एक रस्म पूरी करनी है, बस वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम हवेली जाएंगे। हम हमारे कपड़े? आद्या कहती हैं। उसका सवाल सुनकर समर्थ कहता है, बुआ सा, रोहिणी और वर्तिका हमारे कपड़े और हमारा सामान लेकर मंदिर आ रही है। कुछ देर बाद वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। ये मंदिर जयपुर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। इस मंदिर में हर रोज कई लोग अपनी मन्नत पूरी करने आते थे, जिससे हर रोज इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती थी। साथ ही इस मंदिर में रोज कई लोग शादी करने आते थे।
इस मंदिर की ऐसी भी मान्यता थी कि एक बार इस मंदिर में अगर किसी जोड़े की शादी हो गई तो वो जोड़ा कभी नहीं टूटता। आद्या मंदिर को देखकर कहती हैं, समर्थ कितना खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर की नक्काशी पत्थर की है। हाँ, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। बचपन में एक बार हम यहाँ माँ सा और बाबा सा के साथ आए थे। तब हम 5 साल के थे। उसके बाद हमेशा माँ सा ही यहाँ आती थी। वो साल में एक बार तो इस मंदिर में जरूर आती है। समर्थ कहता है, वो दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए थे, क्योंकि माँ सा और बाबा सा पहली बार इस मंदिर में मिले थे। एक बार माँ सा बता रही थी। समर्थ की बात सुनकर आद्या कहती हैं, उसकी बात सुनकर समर्थ कुछ पल के लिए रुक जाता है, पर फिर वो आगे कहता है, आपको पता है, इस मंदिर को दादासा के परदादासा ने बनवाया था। सच में कितना खूबसूरत है यहाँ सब, पर यह सब बनवाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी ना उस वक्त। आद्या कहती हैं। आद्या की बात सुनकर समर्थ कहता है, हाँ मेहनत तो बहुत लगी होगी, पर आज उन कारीगरों की मेहनत, उनकी कला को देखकर हर कोई उन्हें याद करता है। वो दोनों अब तक ऊपर आ चुके थे। तभी एक लड़की दौड़कर आद्या की तरह आती है और उसके गले लग कहती हैं, भाभी सा आप आ गईं। आपको पता है, हमने आपको कितना मिस किया। ये रोहिणी थी, जिसने आद्या को गले लगाया था। वो आगे कहती हैं, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। आपको पता है, कल रोहिणी अभी बातें कर रही थी, तभी उसके कानों में आद्या की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से उससे दूर होती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र आद्या के माथे पर लगी चोट पर और उसके पट्टी किए हाथ पर जाती है। वो उसे इस तरह देख परेशान और हैरानी के मिले जुले भाव से कहती हैं, भाभी सा ये चोट आपको कैसे लगी? कुछ बोलिए, ये जख्म तो ताज़ा लग रहा है। भाई सा आप तो कुछ बताए। रोहिणी परेशान सी कहती हैं। समर्थ कुछ कहता उससे पहले बुआ सा और वर्तिका भी वहां आ जाते हैं। वो दोनों भी आद्या को इस हालत में देख परेशान हो गए थे। बुआ सा आद्या के पास जाकर उसके चेहरे पर हाथ रख कहती हैं, आद्या ये चोट, आप ठीक तो है ना? ये चोट आपके कैसे लगी? समर्थ आप दोनों चुप क्यों हैं? उनकी बात सुनकर समर्थ आद्या की आंखों में देखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है और बुआ सा की तरफ देखकर कहता है, बुआ सा ये सब आप अपनी लाडली बहू से पूछिए। 1 मिनट अकेला छोड़ा नहीं कि गिर पड़ी। वो कल शाम को महल के गार्डन में टहलते हुए गिर गई। आद्या आप भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लगता है आज बाबा सा से आप अच्छी खांसी डांट खाने वाली है। खैर अभी आप दोनों जाए और मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आ जाए। वैसे भी पूजा के लिए देरी हो गई है। वर्तिका, रोहिणी, आप दोनों आद्या के साथ जाए। और समर्थ, विहान आपके कपड़े लेकर आता ही होगा, फिर आप भी चेंज कर लीजिए। हम तब तक पूजा की बाकी तैयारियां देखकर आते हैं। बुआ सा इतना कहकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद आद्या भी वर्तिका और रोहिणी के साथ चली जाती है। चैप्टर 118 ऐसे कैसे भाग गई। कुछ देर बाद, पंडित जी आपको कुछ और चाहिए? बुआ सा चंदन थाल की पंडित जी की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं। तभी वहां पर रोहिणी आती है। बुआ सा उसे आते देख कहती हैं, रोहिणी तुम अकेली क्यों आई? आद्या कहाँ है? पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। बुआ सा वो देखिए भाभी सा आ रही है, कहकर रोहिणी सामने इशारा करती है। तो आद्या वर्तिका के साथ चली आ रही थी। आद्या ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन कलर की ब्रॉड बॉर्डर थी। उसके बाल जो हल्के गिले थे, जिस वजह से उसने उन्हें खुला छोड़ा था। आद्या चलकर बुआ सा के पास आती है और कहती हैं, सॉरी बुआ सा थोड़ा लेट हो गया। बुआ सा जो अब कल आद्या को देख रही थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में आती है। वो अपने आंखों से काजल निकलकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही है, आपको किसी की नज़र ना लगे। उनकी बात सुनकर आद्या शर्मा जाती है। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज़ आती है, जो कह रहे थे पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। उनकी बात सुनकर बुआ सा समर्थ को ढूंढते हुए कहती हैं, वर्तिका, विहान अभी तक समर्थ के कपड़े लेकर नहीं आया क्या?
माँ सा विहान भाई सा तो कब के कपड़े लेकर आए हैं, पर भाई सा को धोती पहननी नहीं आ रही है, इसलिए बेचारे विहान भाई सा पर गुस्सा कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वर्तिका अपनी हंसी दबाते हुए कहती हैं, ओफो ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधर सकता। रोहिणी जाओ जरा देख कर आओ उसे, और कितनी देर लगेगी। बुआसा कहती हैं। वो देखिए बुआसा, विहान और भाई सा आ गए। रोहिणी पीछे इशारा करते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर सब जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने से समर्थ अपने धोती को पकड़ते हुए आ रहा था। उसने अपनी धोती को ऐसे पकड़ा था जैसे वो उसने छोड़ी तो अभी गिर जाएगी। उसको इस तरह धोती पकड़ते देख रोहिणी और वर्तिका को हंसी आ रही थी। वहीं दूसरी ओर समर्थ उन्हें खुद हंसते देख गुस्से से विहान से कहता है, देखिए वो दोनों भी हम पर हंस रही है। अगर हमारा मजाक बना तो आप देख लीजिए। भाई साहब प्लीज़ पहले तो आप हमें इस तरह से डराना बंद कीजिए और सबसे पहले आप अपना वो हाथ हटा लीजिए। अगर आप ऐसे ही धोती को पकड़ रखेंगे तो वो सचमुच खुल जाएगी। देखिए वो आपकी दो बहनें कैसे इस वजह से आप पर हंस रही है। विहान समर्थ की बात सुनकर उसके कान में बुदबुदाते हुए कहता है। समर्थ उसके मुंह से जैसे ही धोती खुलने की बात सुनता है वो अपनी धोती छोड़ देता है। फिर विहान को घूरते हुए कहता है, अगर कुछ। इस बार विहान अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ अब चलिए। समर्थ उसकी बात सुनकर आगे चलने लगता है। वहीं विहान मन ही मन कहता है, माँ सा हमेशा हमें ही भाई सा के चंगुल में फंसाती है भगवान प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए, वरना आज अगर भाई सा की धोती खुली तो वो हमें बांध देंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। दूसरी तरफ जयपुर के मार्केट में एक शॉर्ट ड्रेस पहनी लड़की जो कि दिखने में आधी इंडिया और आधी फॉरेनर लग रही थी, उस लड़की के पीछे एक औरत छाता लिए साथ चल रही थी। वहीं मार्केट के बाकी लोग उस लड़की को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख रहे हो। इस सब को नोटिस करते हुए उस लड़की के साथ चल रही औरत कहती हैं, माँ एम एवरीवन आर स्टेयरिंग एट यू। मैम सब आपको ही घूर रहे हैं। सो वॉट, आई डोंट केयर, आई एम जेनिफर डिसूजा, आई एम सच दैट एवरीवन वॉन्ट्स टू सीज मी। तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेनिफर डिसूजा हूँ, मैं हूँ ही ऐसी कि सब कोई मुझे देखना चाहे। कोष्टक। वो लड़की आगे चलते हुए कहती हैं। दूसरी तरफ विधा काफ़ी देर तक अपने बड्डी के साथ खेलती रही, फिर थक कर सो गई थी। वहीं त्रिशूल की कार आकर उसी मार्केट के सामने रुकती है। उसे मार्केट के बाहर कार रोकते देख रुद्रक्षी उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, त्रिशूल तुमने कार यहाँ क्यों रोकी है? वो मुझे आद्या और समर्थ के लिए उनका वेडिंग गिफ्ट लेना है। त्रिशूल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी कहती हैं, पर तुम्हें यहाँ मार्केट में क्या मिलेगा? यहाँ तो कपड़े और गहने जैसी चीजें ही मिलेगी। रुद्रक्षी की बात सुनकर त्रिशूल उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पता है, इस मार्केट में गिफ्ट देने जैसा कुछ नहीं मिलेगा, पर मेरे पास एक चीज़ है जिसे मैंने कुछ दिन पहले बनवाने के लिए दी थी। क्या तुम देखना चाहोगी? मैं आ तो जाऊं, पर विधा उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती, और अभी उसे नींद से उठाया तो सब कुछ सर पर उठा लेंगी। रुद्रक्षी सोती हुई विधा को एक नज़र देखती है और कहती हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशूल अपना फ़ोन उठाया है और कैटिन को कॉल करता है। कुछ ही रिंग में दूसरी तरफ से कैटिन उठाता है। हेलो सर, बाहर आओ। त्रिशूल इतना कहकर फ़ोन रख देता है। वो रुद्रक्षी की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। त्रिशूल उसकी नज़रों से समझ जाता है वो क्या कहना चाहती है, इसलिए वो कहता है, वो हमारे पीछे वाली कार में कैटिन है। वो अभी ये कह ही रहा था कि उसकी कार की खिड़की पर कैटिन नॉक करता है। त्रिशूल जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलता है और बाहर चला जाता है। रुद्रक्षी एक नज़र सोती विधा को देखती है और वो भी बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ आद्या, समर्थ कहाँ है? बुआसा आद्या के पास जाकर कहती हैं। आद्या जो कि इस वक्त मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गरीबों में पूजा का प्रसाद बांट रही थी, वो बुआसा की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं,
वो बुआसा, उन्हें अभी अभी एक जरूरी कॉल आया था, इसलिए वो बात करने चले गए हैं। समर्थ भी ना, 2 दिन बाद शादी है और ये अभी भी काम लेकर बैठे हैं। आने दो, घर फिर बताते हैं। अच्छा आद्या, हम सब के साथ हवेली जा रहे हैं, आप समर्थ के साथ आ जाना और ध्यान से। ठीक है, हम चलते हैं। बुआसा आद्या के गाल पर हाथ रख कहती हैं। उनकी बात सुनकर आद्या हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है, आप जाए, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप समर्थ को देखिए कहाँ है वो, हम चलते हैं। इतना कहकर बुआसा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मंदिर के सबसे शांत हिस्से में समर्थ गुस्से से कहता है, ऐसे कैसे भाग गईं? कहाँ है वो? हमने आप सबको इस तरह की लापरवाही करने के लिए नहीं रखा था। पता कीजिए कहाँ है वो, ध्यान रहे वो आद्या तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कहकर फोन काट देता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, नहीं उर्वशी, आप इस तरह से नहीं भाग सकती। अभी तो आपको अपने गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है। जिस दिन आपके कदम आद्या की ओर बढ़ेंगे वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये वादा है हमारा आपसे, इस बार आप उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। चैप्टर 119 जेनी। वो जैसे ही पीछे पलटता है उसकी नज़र सामने खड़ी आद्या की तरह जाती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देख रही थी। समर्थ उसकी गहरी नीली आंखों में देखता है जो ठंडे भाव से उसकी तरफ देख रही थी। समर्थ उसके पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, आपने प्रसाद बांट दिया। बुआसा और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना, चलिए चलते हैं। कहकर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने को हुआ, आद्या अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो अपनी गहरी आवाज में कहती हैं, उर्वशी, वो वापस आ गई है ना? कहते हुए उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। आद्या की बात सुनकर समर्थ कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता है और कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हवेली चलिए। नहीं, हम हमारे सवाल का जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। बोलिए समर्थ, वो वापस आ गई है ना? वो इस बार नहीं शांत बैठेगी। हम जानते हैं, हमने कहा था, वो हमें और आपको अलग करना चाहती है। आपने क्यों उसे पुलिस के हवाले नहीं किया? बोलिए समर्थ, अगर आपने उसे पुलिस के हवाले किया होता तो वो वापस नहीं आ पाती। आद्या लगभग चीखते हुए कहती हैं, शांत हो जाए आद्या, वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हम उन्हें ढूंढ ले। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, आद्या गुस्से से कहती हैं, इससे पहले भी तो वो हमारे बीच आई थी, तब हमारा रिश्ता खत्म हुआ था और इस बार हम बस, आद्या बस, इसके आगे एक और शब्द नहीं। थक गए हैं हम आपको समझाते समझाते, पर आप ना कुछ सुनना चाहती है और ना कुछ समझना। हम इसके आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। इस बार समर्थ गुस्से से आद्या से कहता है। आद्या उसका गुस्सा देख 2 कदम पीछे लेती है। शायद इस जन्म में पहली बार समर्थ ने इतने गुस्से से आद्या से बात की थी। आद्या की आंखें जो कुछ देर पहले गुस्से से लाल थी, वो अब नम हो चुकी थी। समर्थ को जैसे ही एहसास होता है उसने क्या किया, वो अपनी आंखें बंद कर कहता है, हम आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसे खुद नहीं पता था आज उसने कैसे आद्या पर इतना गुस्सा कर लिया। वहीं आद्या वहीं खड़ी मन ही मन कहती हैं, आप नहीं समझते समर्थ, ना कभी समझ पाएंगे। एक बार आपको पूरी तरह से खो दिया था, किस्मत में फिर से मौका दिया है, इसलिए डर लगता है इन खुशियों से। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप कभी वो सब नहीं देख सकते जो हमने देखा है। अपनी आंखों के सामने हमने आपकी बाहों में किसी और को देखा है, इसलिए डर लगता है इस बार कुछ हुआ तो आद्या वापस नहीं आ पाएंगी। समर्थ, कहकर अपने बहते आंसू पोंछती है। कुछ देर बाद समर्थ और आद्या की कार एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकती है। हवेली बहुत बड़ी थी, पर उसका स्ट्रक्चर और कारीगरी पुराने जमाने की थी। पूरी हवेली रंग बिरंगी फूलों और लाइटिंग से सजाई थी। आद्या बिना समर्थ की तरफ देखे कार से बाहर उतरकर हवेली के अंदर चली जाती है। समर्थ भी उससे कुछ नहीं कहता, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। पर दोनों को एक दूसरे की खामोशी अंदर ही अंदर कचोट रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ एक गहरी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। वो जैसे ही हवेली के अंदर आता है, एक लड़की दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। समर्थ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो 2 कदम पीछे होता है। उसने अभी भी उस लड़की को नहीं पकड़ा था और ना ही उसका चेहरा देख पाया था। वो इस झटके से संभल पाता उससे पहले उसकी नज़र कोने में खड़ी आद्या पर जाती है, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। समर्थ मन ही मन कहता है, हे महादेव, कहाँ फंसा दिया। एक तो पहले से गुस्सा है और अब वो जल्दी से उस लड़की से दूर होता है और जैसे ही आद्या की तरह देखता है, आद्या गुस्से से वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आद्या कमरे में आकर गुस्से से दरवाजा बंद करती हैं और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, हम पर गुस्सा करते हैं और उस सफ़ेद चुड़ैल को गले लगाते हैं। अब आने दे, हम भी उन्हें आज अच्छा सबक सिखाएंगे। और वो सफ़ेद चुड़ैल छोटे बच्चों जैसी कपड़े पहनकर हमारे पति से चिपकती है। चुड़ैल कही कि दूसरी तरफ आद्या को ऐसे गुस्से में जाते देखे समर्थ तो हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से उस लड़की को खुद से दूर करता है और उसकी तरफ गुस्से से देखता है। वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लड़की कहती हैं, हे समर्थ, डिड यू रिमेंबर मी? जेनिफर डिसूजा, योर क्लासमेट। जैसे ही वो लड़की अपना नाम बताती है, समर्थ हैरानगी से उसकी तरफ देखता है। वो कुछ कहता, तभी वीर आगे आकर कहते हैं, समर्थ, आप इन्हें पहले से जानते हैं। उसकी बात सुनकर समर्थ होश में आता है और अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जेनिफर, हाउ, आई मीन यू आर हियर। उसकी बातों का जवाब देते हुए वीर कहते हैं, समर्थ, ये हमारी मेहमान है। ये हमारे दोस्त स्टीफन डसूजा की बेटी है, जो कि काम के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए इंडिया आए हैं। जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाता, जेनिफर यही हमारे साथ रहने वाली है। वैसे आपने बताया नहीं आप इन्हें पहले से जानते हैं। वो हमें नहीं पता था। जेनी यहाँ है, समर्थ धीरे से कहता है। वहीं थोड़ी दूर खड़े विहान, रोहिणी, वर्तिका तीनों समर्थ के मुंह से जेनिफर के लिए जेनी सुन उसे घूरने लगते। उन्हें समर्थ का जेनिफर को जेनी कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वर्तिका धीरे से कहती हैं, जेनी, हमें ना ये सफ़ेद भूतनी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा नहीं कैसे भाईसा से चिपकी थी, और भाईसा भी तो देखो कितने प्यार से उस सफ़ेद भूतनी को जेनी बुला रहे हैं। रोहिणी समर्थ को घूरते हुए कहती हैं। उन दोनों की बातों को विहान रोकते हुए कहता है, आप दोनों ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर भाईसा से नाराज थी। देखा नहीं आते ही अपने कमरे में चली गई और भाईसा को गुस्से से घूर रही थी। कुछ पल रुककर वो आगे कहता है, और हमें लगता है इस जेनी की वजह से वो और गुस्सा हो चुकी है। अब तो भगवान ही बचाए भाईसा को। वहीं दूसरी तरफ समर्थ एक नज़र आद्या के कमरे की तरफ देखता है, जो इस वक्त बंद था। उसे आद्या की गुस्से से भरी आंखें याद आते ही वो मन ही मन कहता है, क्या ज़रूरत थी समर्थ उन पर गुस्सा करने की। देखिए अब वो इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानने वाली। एक तो उनका गुस्सा किसी से कम नहीं, पता नहीं कैसे मनाएंगे, और अब ये एक नई मुसीबत। पता नहीं आप हमारी शादी शांति से होने देंगे भी या नहीं। वो अभी अपने ख्यालों में खोया था। तभी बुआसा की आवाज़ आती है, जो समर्थ से कहती हैं, समर्थ, आप भी जाकर फ्रेश हो जाए। सफ़र की वजह से आप भी थक गए होंगे ना। वैसे आद्या कहाँ है? हमें वो काफ़ी देर से नहीं दिखी। चैप्टर 120 आद्या के तेवर। उनकी बात सुनकर समर्थ हाँ में सर हिलाता है। वैसे भी उसे यहाँ से किसी भी तरह निकलना था। इससे पहले समर्थ कुछ कहता, उससे पहले वर्तिका कहती हैं, माँ, वो भाभी सा आते ही अपने कमरे में चली गई। शायद उनका सफ़र बहुत थका देने वाला था। कहते हुए वो समर्थ को घूर रही थी। दूसरी तरफ कमरे में बैठी आद्या, जो कि इस वक्त रुद्रक्षी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रुद्र, आप कहाँ हैं? आपने कहा था आप आ जाएंगी, फिर आप अब तक क्यों नहीं आए?
हम ना आप सबसे बहुत नाराज हैं, ना अब तक शुभ हम आए हैं, ना आप और ना ही त्रिशूल। आद्या शिकायत करते हुए कहती हैं। अधू, अधू शांत हो जा, हम तीनों कल सुबह तक पक्का पहुंच जाएंगे। कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए लेट हो गया, हम अभी रास्ते में है। दूसरी तरफ से रुद्रक्षी उसे शांत करते हुए कहती हैं। हम तीनों मतलब शुभम भी आप दोनों के साथ हैं, आद्या कहती हैं। उसकी बात सुनकर रुद्रक्षी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं। वो हम मतलब मैं, विधा और त्रिशूल। आद्या उसकी बात सुनकर हैरानी और खुशी से कहती हैं। मतलब आप और त्रिशूल साथ है? अच्छा ठीक है, आप दोनों ध्यान से आना, हम रखते हैं, कहकर जल्दी से कॉल काट देती हैं। वो चाहती थी त्रिशूल और रुद्रक्षी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करें। वहीं दूसरी तरफ नीचे समर्थ जैसे ही अपने कदम आद्या के कमरे की तरफ बढ़ाता है, अचानक रोहिणी, वर्तिका और विहान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। समर्थ उनकी इस हरकत से हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वो कुछ कहता उससे पहले रोहिणी बुआसा और जाया जी की तरफ देखकर कहती हैं। बुआसा, बड़ी माँ, भाईसा का कमरा ऊपर है ना, फिर भाईसा नीचे क्यों जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर समर्थ हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उसे अब समझते नहीं देरी नहीं लगी कि ये त्रिमूर्ति आज उसे परेशान करना चाहती है। वो उन तीनों को घूरते हुए कहता है, आप तीनों कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। आप तीनों को तो हम समर्थ, बाबा सा ने आपको आद्या से मिलने के लिए मना किया है। अब जब तक शादी नहीं होती तब तक आप आद्या से नहीं मिल सकते। आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया है। जाया जी उसकी बात पूरी होने से पहले कहती हैं। बेचारा समर्थ अब क्या ही कहता, मन मारकर हाँ में सर हिलाता है। वो एक नज़र सामने खड़ी त्रिमूर्ति को घूरता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ाता है। वो उन तीनों को छोड़ने नहीं वाला था। वहीं इतनी देर से सब ड्रामा देख रही जेनिफर जेनी वीर की तरफ देखती है और अपनी टूटी हिंदी में कहती हैं। मेरा रूम कहाँ है? रंजू, आप इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए। वीर रंजू से कहते हैं। जी राजा सा, चलिए हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, जैनी कहती हैं। हियर, वेट, मेरा लगेज क्या मैं उठाऊंगी? क्या तुम्हें अपना काम नहीं पता? उसकी बात सुनकर रंजू अपना सर झुकाती है और धीरे से कहती हैं। उठाती हूँ। जैनी की ये बात किसी को पसंद नहीं आती थी, पर कोई कुछ नहीं कहता। रोहिणी धीरे से कहती हैं। ये खुद को समझती क्या है? खुद का सामान खुद नहीं उठा सकती। जाने दो रोहिणी, हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमारी मेहमान है। उसकी बात सुनकर विहान कहता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। समर्थ की लगभग आधे दिन से ना तो आद्या से बात हुई थी और ना ही उससे मिला था। उसने काफ़ी बार उसे फ़ोन किया पर आद्या ना तो उसके फ़ोन का जवाब दे रही थी और ना ही उसके मैसेजेस का। समर्थ अब परेशान हो चुका था। अब वो आद्या से रात के खाने के पर ही मिल सकता था, पर उसे क्या पता था उसका नसीब इतना खराब होगा। रात के खाने पर सब आ चुके थे, सिवाय जेनी और आद्या के। जेनी कुछ काम से आज बाहर गई थीं। वहीं समर्थ अपनी नज़रें दौड़ाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसके सामने बैठी त्रिमूर्ति उसका हाल समझ रही थी, पर आज वो उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। अचानक वर्तिका रंजू को आवाज़ देते हुए कहती हैं। रंजू, आपने भाभी सा का खाना उनके कमरे में भिजवा दिया ना? वर्तिका का सवाल सुनकर रंजू हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं। जी दीदी, भिजवा दिया था। समर्थ, जिसका ध्यान अब उनकी बातों पर था, वो अपना मन ही मन कहता है। सब जानते हैं, हम सब मिले हुए हैं। और आद्या, आप भी अब इनके साथ मिल गई। वो कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो थी कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। और वर्तिका, विहान और रोहिणी की त्रिमूर्ति जैसे उसके कमरे पर पहरा देने बैठी थी। जब भी वो उसके कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई आ ही जाता। समर्थ को अब गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत करता है और अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है। उसे खड़ा हुआ देख रोहिणी कहती हैं। अरे भाई सा, आपका खाना हो गया?
हाँ हो गया, आज का खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। समर्थ उन तीनों की तरफ देखकर अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तीनों मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद आद्या बेड पर बैठी अपने फ़ोन को घूर रही थी। उसका फ़ोन उससे कुछ दूर बेड पर रखा था। दोपहर से अब तक वो कम से कम 50 बार बज चुका था और ये सारे कॉल समर्थ कर रहा था। आद्या फ़ोन की तरफ देखकर खुद से कहती हैं, जाए अपनी जेनी से बातें कीजिए। बहुत गले लगाना था ना उन्हें, अब उन्हीं से बातें कीजिए। वो ये कह ही रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर समर्थ था जो कह रहा था, आद्या दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। घर में सब इस वक्त तक सो चुके थे। आद्या उसकी आवाज़ सुनकर कुछ नहीं कहती। तभी समर्थ फिर से कहता है, आद्या हमें पता है, आप जगी हुई है। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो इसके बाद हम जो करेंगे उसके लिए आप हमें कुछ नहीं कह सकती। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए। इस बार दूसरी तरफ आद्या की आवाज़ आती है। कुछ पल बाद आद्या को समर्थ की आवाज़ आना बंद हो जाती है। समर्थ की आवाज़ ना आते देख आद्या मन ही मन कहती हैं, हमने एक बार चले जाए कह दिया और वो चले गए। हमें मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। समर्थ आपको अब हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब तो हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद आद्या अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आती थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है और आईने के सामने खड़ी रहकर वो अपने हाथ में पहनी चूड़ियों को निकालने लगती है। साथ ही वो समर्थ को गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। क्या समझते हैं खुद को? अभी शादी हुई भी नहीं और इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। इस बार हम आपको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। वो अभी बड़बड़ा रही थी कि अचानक उसे अपने कमर पर दो मजबूत हाथों की छुबन महसूस होती है। अचानक हुई इस हरकत से वो घबरा गई थी, पर जब उसे उस छुबन का एहसास होता है तो वो गुस्से में पीछे पलटती है और उस इंसान को खुद से दूर करते हुए कहती हैं, दूर रहिए हमसे। और आप यहाँ कैसे आए? जी हाँ, ये समर्थ था जो बालकनी से कमरे में आया था। समर्थ उसका गुस्से से लाल हुआ चेहरा देख कहता है, बालकनी से? समर्थ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, ये हमारा कमरा है। आद्या गुस्से से कहती हैं। उसकी बात सुनकर समर्थ उसकी तरफ बढ़ता है और उसके कमर में हाथ डाल अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसके चेहरे पर आ रही बालों की लट को कान के पीछे करते हुए कहता है, हो आद्या, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई और आप हमें कमरे से बाहर निकलकर अपने तेवर दिखा रही हैं। शादी के बाद तो आप ही घर के बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर आद्या उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से गुस्से से घूरती है। उसका चेहरा अब गुस्से में और लाल हो चुका था। वो उससे फिर से धक्का देते हुए दूर करने की कोशिश करती है, पर इस बार समर्थ की पकड़ मजबूत थी। उसे आद्या का गुस्से से लाल चेहरा बहुत प्यार लग रहा था। उसे छेड़ना और गुस्सा दिलाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न स्टोरी ऑफ लव एंड हेट।